नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंसाफ का पुजारी पार्ट 2। उधर राजनगर के रामगढ़ गांव में उफ, यह पत्थर तो हिलने का नाम तक नहीं ले रहा। भैया, यह नया खेत हमने बेकार ही खरीदा, सारी जमीन ही बंजर है। इसकी सफाई करते करते तो हम सूख कर कांटा हो गए हैं। अब ले लिया सो ले लिया, आओ एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, चलिए आप उधर से जोर लगाइए, मैं इधर से लगाता हूँ। दोनों एक बार फिर उस पत्थर को हटाने में जुट गए। अजय, थोड़ी और शक्ति से ठेलो। विजय ढलान की ओर खड़ा था, अतः अजय द्वारा पूरी शक्ति से पत्थर ढेलने पर पत्थर अचानक ही विजय के दोनों हाथों के ऊपर आ गिरा। आई! ओह नहीं! अजय ने उस पत्थर को हटाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं हटा सका। तब तक विजय बेहोश हो चुका था। जल्दी से किसी को मदद के लिए बुलाऊं, वरना भैया के प्राणों पर बनाएगी। गांव वालों की मदद से विजय के प्राण तो बच गए, लेकिन इस दुर्घटना में उसके दोनों हाथ जाते रहे। आह रानी, यह क्या हो गया? आज मुझे जय की बहुत याद आ रही है। हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, शायद ईश्वर ने मुझे उसी की सजा दी है। आपके दोनों हाथ कटने के बाद से तो अजय और बिमला का व्यवहार हम दोनों के प्रति भी बदलने लगा है। कुछ दिन बीतते ही मंझली बहू बिमला अपना असली रूप दिखाने लगी। अजी रानी जी, पति सेवा से छुट्टी मिले तो कुछ घर का काम भी कर लिया करो। मैं तुम सबकी दासी तो हूँ नहीं, जो हर समय कोलू के बैल की तरह अकेली ही पिसती रहूं। पता नहीं भगवान भी हमें किस जन्म की सजा दे रहा है। उधर वो दिन रात बंजर जमीन पर खून पसीना एक कर रहे हैं, इधर मैं घर का काम करते करते कमर तोड़ रही हूँ। सच, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। मंजली बहू के जाते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी। आह स्वामी, अब और नहीं सहा जाता। धीरज रखो रानी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में अजय और उसकी पत्नी के व्यवहार से तंग आकर विजय और रानी को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। चलो, इन निकम्मों से पल्ला तो छूटा। अब हम इस सारी संपत्ति के अकेले मालिक हैं। अजी, ये क्यों भूलते हैं कि तुम्हारे दोनों भाइयों को घर छोड़ने पर मेरे वाक के बाणों ने ही मजबूर किया है। तुम ठीक कहती हो भगवान, हा 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 हा। विजय और उसकी पत्नी बेघर हो सड़कों पर मारे मारे फिरने लगे। रानी, मैंने जय के साथ जो व्यवहार किया था, आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। स्वामी, मैंने भी डायन बिमला के कहने में आकर जय को बहुत सताया था, उसी का ही फल पा रही हूँ। कुछ ही दिनों में उनकी यह हालत हो गई कि कोई कुछ दे देता तो खा लेते, वरना भूखे ही किसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े रहते। मजबूरी में दोनों बंजारों का सा जीवन जीने लगे, आज यहाँ तो कल वहाँ, और फिर दोनों भटकते भटकते एक दिन राजनगर जा पहुँचे। आह, भूख के मारे अब एक कदम भी नहीं चला जाता। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो रानी, और कहीं चली जाओ। आखिर कब तक मेरे साथ दर बदर की ठोकरें खाती फिरोगी? ऐसा न कहिए स्वामी, आप यहाँ बैठिए, मैं किसी दुकान से कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। लेकिन हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, फिर तुम खाने का प्रबंध कैसे करोगी? शायद कहीं बर्तन आदि साफ करने के काम के बदले ही कुछ रोटियाँ मिल जाए। आप यहीं बैठिए, मैं कोशिश करती हूँ। भाग्य भी अजीब खेल खेलता है। रानी उसी बूढ़े दुकान के मालिक के पास पहुंची, जिसके पास 2 वर्ष पहले कभी इसी प्रकार उसका छोटा देवर जय भूखा प्यासा पहुंचा था। बाबा, मेरे पति अपाहिज हैं, क्या मुझे कुछ काम देकर बदले में आप हम दोनों को भोजन देने की कृपा करेंगे? हम परदेसी हैं। कोई बात नहीं बेटी, तुम कुछ बर्तन रोज यहाँ आकर मांज दिया करना और दोनों भोजन कर लिया करना। लो, पहले तुम दोनों खा पी लो, फिर तुम अपना काम आरंभ करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अपने पति के साथ भोजन करने के बाद रानी उसी दिन से भोजनालय में बर्तन मांजने का काम करने लगी, जबकि भोजनालय के बाहर बैठे अपाहिज विजय को लोग भिखारी समझ उसके सामने पैसे डालने लगे। आह, यह दिन भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं था। इसी तरह एक एक कर कई रोज गुजर गए। एक दिन 2 घुड़सवार सैनिकों ने उसी मार्ग पर आकर जनसाधारण को संबोधित किया। सभी लोग सावधान रहे, महामंत्री जी की सवारी इस ओर से राजमहल को जाएगी, कोई भी मार्ग में व्यवधान डालने की कोशिश न करे। एक आदमी ने यह खबर भोजनालय के मालिक को दी। अरे चारू काका, सुनते हो, महामंत्री जी आज इसी मार्ग से राजमहल जा रहे हैं, क्या वे आज भी तुमसे मिलकर जाएंगे?
क्यों नहीं मिलेगा, वह एक महान आदमी है, काका कहकर अब भी मेरे पैर छूता है रे। लेकिन अब तो वे मेघातपुर के कार्यवाहक राजा है काका। क्या अब भी? मुझे विश्वास है वह आज भी मेरे पास जरूर आएगा। उसके लिए फूलों का एक हार ले आओ। अभी लाता हूँ काका। उधर घोषणा करने के पश्चात दोनों घुड़सवार सैनिक जैसे ही आगे बढ़े, उनकी नज़र भोजनालय के बाहर बैठे अपाहिज एवं फटेहाल भिखारी से विजय पर पड़ी। अरे रामदत्त भैया, इस भिखारी को यहाँ से हटाओ। महामंत्री जी इसे यहाँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे इस भिखारी पर तो मेरी नज़र पड़ी ही नहीं थी। ठहरो, अभी भगाता हूँ इसे। क्यों रे भिखारी के बच्चे, क्या तूने हमारी बात नहीं सुनी? कुछ ही देर में यहाँ से महामंत्री जी की सवारी गुजरने वाली है। जल्दी से भाग जा यहाँ से, वरना कोड़े मार मार कर खाल खींच लूँगा। भागता हूँ सरकार, अभी भागता हूँ। लेकिन वह सैनिक अभी विजय को वहाँ से हटा भी नहीं पाया था कि महामंत्री जय वर्मा की सवारी आ पहुँची। महामंत्री की जय हो, महामंत्री जय वर्मा जिंदाबाद। जय वर्मा सीधा चारू काका के द्वार पर आकर रुका। काका द्वार पर उसके स्वागत को खड़े थे, परंतु तभी घोड़े पर बैठे जय की नज़र एक और खड़े अपने भाई विजय और भाभी रानी पर पड़ी। भैया इस रूप में, दोनों हाथ नहीं। हे भगवान, यह तूने क्या किया? मेरे भैया को लूला बना दिया और भाभी को भिखारिन। महामंत्री जय वर्मा की जय, महामंत्री की जय। रुक क्यों गए बेटा? आओ मेरे सीने से लग जाओ। यह मुबारक दिन देखने के लिए न जाने कब से मेरी आंखें तरस रही थी। लेकिन जय ने जैसे काका की बात सुने ही नहीं थी। वह अपने घोड़े से कूदकर सीधा अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और उनके पांव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मैं आपका जय हूँ भैया। यह आपको क्या हो गया भैया? आप वे हाथ कहाँ छोड़ आए जो बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे? बताओ न बड़े भैया, कहाँ छोड़ आए आप उन पवित्र हाथों को जो प्यार से मेरे गाल थपथपाया करते थे? अरे बाप रे, यह भिखारी तो महामंत्री जी का बड़ा भाई निकला। अरे! उधर जय को पहचानते ही विजय और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। जय, मेरे भाई, मेरे बेटे, देवर जी। शीघ्र ही वहां उपस्थित लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि वह लूला भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति राज्य के महामंत्री का बड़ा भाई है। उपस्थित जनता और सैनिकों का मन अपने चहेते महामंत्री के लिए और भी श्रद्धा से भर उठा, जबकि जय अपने भाई और भाभी को लेकर चारू काका के पास पहुंचा। काका, आज मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके पास बैठ नहीं सकूंगा। इनसे मिलिए, ये मेरे बड़े भैया और भाभी हैं। जानता हूँ बेटे, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ। तुमने अपने बड़े भाई भाभी को जो आदर सम्मान दिया, उससे आज मेरा भी सिर तुम्हारे प्रति श्रद्धा से झुका जा रहा है। तुम महान हो बेटे, महान हो। जय वर्मा अपने बड़े भाई और भाभी को अपने निवास में ले आया और जब उसे उनसे अजय और उसकी पत्नी की करतूतों का पता चला, अजय भैया ने आपके साथ जो सलूक किया उसके लिए भगवान भी उसे क्षमा नहीं करेगा। खैर, अब आप लोगों को दुखी या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से इसे अपना ही घर समझें। तुम कितने अच्छे हो जय। तभी एक सिपाही वहां पहुंचा। महामंत्री जी, महाराज इसी समय आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, जाकर महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम कहो। मैं अभी पहुंचता हूँ। जैसी आज्ञा। सिपाही के जाने के बाद, भैया, मैंने आपके खाने पीने की व्यवस्था करवा दी है। आप लोग खा पीकर आराम करें। मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी लौटना। थोड़ी देर बाद, मुबारक हो महामंत्री जी। मैंने सुना है कि आपको आपके बड़े भाई और भाभी इसी नगर में मिल गए हैं। जी, मिले तो, लेकिन बड़ी ही दयनीय अवस्था में। दुखी मत हो जय, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे रहते उन्हें अब किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं होगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। कुछ देर चुप रहने के पश्चात राजा फिर बोले, हमने आपको इस वक्त मेघातपुर राज्य के बारे में जानने के लिए ही बुलाया था महामंत्री जी। क्या वहाँ की स्थिति अब ठीक है? जी हाँ, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो मेघातपुर और राजनगर के विषय में एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। जय, अब तुम हमारे राज्य के महामंत्री ही नहीं बल्कि हमारे शुभ चिंतक भी हो, अतः तुम्हें आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कहना चाहते हो निसंकोच होकर कहो। तब सुनिए महाराज, मेरी सलाह है कि
हमें शीघ्र से शीघ्र मेघातपुर और राजनगर के बीचों बीच एक नया नगर बना लेना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच की दूरी कम हो जाए और आपको भी दोनों देशों का कामकाज चलाने में आसानी हो। वाह, बहुत खूब। आज हम फिर तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान गए जय। हम स्वयं भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। लेकिन बेटे, मैं चाहता हूँ कि यह महान कार्य तुम्हारे हाथों ही संपन्न हो तथा तुम राजनगर और मेघातपुर में एक छत्र राज करो। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। इनकार मत करना बेटा, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। महारानी और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि तुम हमारी बेटी से विवाह कर लो। ठीक है महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे यह विवाह स्वीकार है। लेकिन यदि आप इस संबंध में मेरे बड़े भैया और भाभी से मिल ले तो? ओह, तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। हम कल ही अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके पास जाएंगे। तब मुझे आज्ञा दीजिए। अगले दिन ही राजा रानी ने जय के घर जाकर विजय और उसकी पत्नी से मिलकर जय के साथ अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। विजय जी, इस रिश्ते के उपलक्ष्य में हमारी ओर से यह छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। और एक दिन शुभ मुहूर्त में जय और मीरा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस खुशी के मौके पर जय भोजनालय के मालिक चारुदत्त यानी अपने मुंह बोले काका को भी बुलाना न भूला था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही विधिवत जय का राज तिलक भी कर दिया गया। महाराज जय वर्मा जिंदाबाद, महाराज जय वर्मा जिंदाबाद। आहा, आज कितना शुभ दिन है। हमारा जय एक साथ 2 देशों का राजा बन गया है। अगले ही दिन, अच्छा बेटा, हमें आज्ञा दो। ईश्वर से प्रार्थना करना कि वह हमारी तीर्थ यात्रा सफल करे। आपकी तीर्थ यात्रा अवश्य सफल होगी पिताजी। और सबसे अश्रुपूर्ण विदाई लेकर राजा रानी नंगे पैर ही तीर्थ यात्रा को रवाना हो गए। राजपाट संभालने के बाद 9 माह के भीतर भीतर जय ने मेघातपुर और राजनगर के मध्य एक विशाल नगर बनवा दिया, जिसका नाम उसने अपने बड़े भाई के नाम पर विजयनगर रखा। इसके साथ ही उसने अपने महल में एक इंसाफ का घंटा भी लटकवा दिया और पूरे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जिस किसी को भी कोई फरियाद करनी हो, वह आधी रात के समय भी निर्भीक होकर वह घंटा बजा सकता है। प्रिय, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जब कभी इंसाफ का यह घंटा बजे, इंसाफ करने में मेरा हृदय, मेरे हाथ कभी न कांपे। मुजरिम चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिले। फरियादी मेरे दरबार से कभी निराश और दुखी होकर न लौटे तथा मैं जब तक जीऊं इंसाफ का पुजारी बनकर ही जीऊं। ईश्वर आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे स्वामी। और भगवान ने जैसे उनकी सुन ली। अल्प समय के शासन काल में ही जय के न्याय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। प्रजा अपने इस नए राजा के राज्य में जैसे निहाल हो उठी। लेकिन इसके ठीक विपरीत रामगढ़ गांव में अजय वर्मा एक अत्याचारी के रूप में कुख्यात हो चुका था। उसने अपने यहाँ दर्जनों बदमाश पाल लिए थे तथा अपने भाई राजा जय के नाम पर रामगढ़ तथा आसपास के गांव वालों को डरा धमका कर धन और अनाज वसूल कर रहा था। इस घृणित कार्य में उसकी पत्नी बिमला का सबसे बड़ा हाथ था। हा हा हा, गाँव वालों, आज मेरे लगान वसूलने का दिन है। ईमानदारी से सब अपना अपना लगान यहाँ जमा कराते जाओ, वरना तुम सब जानते ही हो कि मैं राजा का भाई हूँ, राजा जय वर्मा का बड़ा भाई। हा हा हा। गाँव के सभी धनी और गरीब लोग अपनी अपनी समर्थ के अनुसार लगान के रूप में कुछ न कुछ अपने राजा के नाम पर भय से त्रस्त होकर उसके सामने रख देते। हा हा हा। अब ठीक है, चलो साथियों, सारे सामान को गाड़ी पर लादो और मेरी हवेली में पहुंचा दो। जो हुक्म मालिक। अजय और उसकी पत्नी अपनी कार्यवाही से प्रसन्न थे। इन बोरियों को यहाँ रखो संभाल के। परंतु कभी कभी अजय का मन एक अनजानी आशंका से कांप उठता था। बिमला, मेरे विचार से हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। अब हमें यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, वरना यदि किसी दिन जय को इस बात का पता चल गया तो वह हमें सजा देने से नहीं चूकेगा। दुनिया जानती है कि वह न्याय का पुजारी है। न्याय का पुजारी? न्याय का पुजारी होगा वह प्रजा के लिए। आपका तो वह छोटा भाई है। सुनिए जी, आप हर समय मेरे सामने बुज़दिलों जैसी बातें मत किया कीजिए। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाइए, फिर देखना एक दिन हमारी हस्ती भी किसी राजा से कम नहीं होगी। ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते, समझे? हाँ, समझ गया बिमला।
मैं पाप के दलदल में इतना डूब चुका हूँ कि अब तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास अन्य कोई चारा ही नहीं रहा। इस तरह अपनी पत्नी बिमला के कहने में आकर अजय वर्मा पाप की और भी गहराई में डूबता चला जा रहा था तथा उसके अत्याचार भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन गांव में, हा, तुम सब जानते हो कि मैं राजा का बड़ा भाई हूँ। तुम जो लगान और कर मुझे देते हो उसमें से तिहाई हिस्सा मुझे राजा को देना पड़ता है, अतः चुपचाप अपने अपने हिस्से का लगान मेरे सामने रख दो। परंतु मालिक, हम गरीब किसान और लगान कहाँ से लाएं? पहले ही हम अपना सब कुछ लगान के रूप में आपको दे चुके हैं। बकवास नहीं, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। यदि 2 दिन के भीतर भीतर मुझे इस गांव से लगान नहीं मिला तो राजा जय वर्मा के आदेश से इस गांव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। गांव वालों को राजा जय वर्मा का भय दिखा अजय वर्मा अपने लठैतों के साथ वापस चल दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? इतनी जल्दी हम लगान का प्रबंध कहाँ से करेंगे? हीरा काका, आखिर कब तक आप लोग इस अत्याचारी अजय वर्मा के अत्याचारों को सहते रहेंगे? मेरी मानो तो महाराज के पास चलो। मैंने सुना है वह बहुत ही न्यायप्रिय हैं। न्यायप्रिय? तुम तो मूर्ख हो गोपी। यह सारे अत्याचार राजा के कहने पर ही तो हम पर किए जा रहे हैं। अन्यथा सुना तो मैंने भी है कि महाराज ने महल के बाहर आम प्रजा को सीधे न्याय देने के लिए एक न्याय का घंटा बंधवा रखा है। लेकिन क्या काका? अरे बेटा, लेकिन क्या? वही ढाक के 3 पार। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सुनो, मैं बताता हूँ। बड़े बड़े सैनिक अधिकारी भी राजा का बड़ा भाई होने के नाते अजय वर्मा से भयभीत रहते हैं। नहीं भाई, मैं अजय वर्मा की शिकायत महाराज से नहीं कर सकता। आखिर वह उनका भाई है। यदि मैंने उसकी शिकायत की तो मुझे ही अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो हमें अजय वर्मा के अत्याचार सहने ही पड़ेंगे। मैं मजबूर हूँ भाई। ओह, इसीलिए तो दिन प्रतिदिन अजय वर्मा का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। दया मालिक, सड़ाक। वरना तुम ही सोचो भाई कि क्या देश में कोई ऐसा हौसलामंद नहीं जो इंसान का घंटा बजा सके। अरे भाई, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अजय को अपने राजा भाई की शय मिली हुई है। ओह, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वक्त से समझौता करके खामोश रहने में ही हम सबकी भलाई है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी भी तरह 2 दिन के भीतर भीतर लगान का प्रबंध करना ही होगा। हाँ, चलो भाइयों, अपना अपना काम करो और जैसे भी हो लगान का प्रबंध करो। हीरा काका ठीक ही कहते हैं। चलो भाइयों, चलकर अपने अपने काम धंधे में लगते हैं। और उन्होंने किसी तरह 2 दिन के भीतर ही लगान का प्रबंध कर अजय के घर पहुंचा दिया। एक दिन एक दूसरे गांव में, क्यों रे हरिया के बच्चे, तूने हमें लगान देने से मना कैसे किया? मैंने तुम्हें बहुत लगान दिया है, पर अब मैं तुम्हारे इस जबरन अत्याचार को हरगिज सहन नहीं करूंगा और न ही लगान में एक फूटी कौड़ी ही दूंगा। तो अब चींटी के भी पर निकल आए हैं। भोलू, कालू, देखते क्या हो, आग लगा दो इसके झोपड़े को। लगान नहीं तो इसका घर भी नहीं। भोलू और कालू जैसे अपने मालिक की प्रतीक्षा में ही थे। दोनों मशाले जलाकर हरिया के झोपड़े की ओर बढ़े। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे घर को नहीं जला सकते। अबे हट सामने से। आह! यह देख हरिया की पत्नी ने दौड़कर अजय के पैर पकड़ लिए। मालिक, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, हमारा घर मत जलाओ। कुछ दिन बाद हम आपको लगान दे देंगे। नहीं गोमती, इस पापी अत्याचारी के पांव पकड़कर तू मनुष्यता को मत लजा। अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है। एक दिन इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। छोड़ दे इस पापी के पांव गोमती, मैं कहता हूँ छोड़ दे। क्या कहा? मैं पापी हूँ? हाँ, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा कि तू पापी है, अत्याचारी है। राम सिंह, इस बदजुबान कुत्ते को और इसके पिल्ले को झोपड़ी में बंद करके आग लगा दो। हरामखोर, हमारे मालिक को पापी कहता है? ले मजा चक कुत्ते। आह! मारने पीटने के बाद उन्होंने हरिया और उसके बच्चे को झोपड़े के भीतर धकेल दिया। नहीं, लेकिन इससे पहले कि गोमती अपने बच्चे और पति को बचाने के लिए कुछ कर पाती, बदमाशों ने झोपड़े को आग लगा दी। नहीं, मेरे स्वामी, मेरा लालू, मेरा लालू। गोमती इस भयंकर सदमे को सह नहीं सकी और बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गई। हा। गांव वालों, देख लो हरिया के विरोध करने का नतीजा। कान खोलकर सुन लो गांव वालों, यह एक सबक है
तुम सबके लिए। तुम में से जो भी मेरा विरोध करेगा उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। तुम सबकी भलाई इसी में है कि लगान वक्त पर मेरे घर पहुंचा दिया करो। उसके बाद अजय अपने अत्याचार की निशानी जलती छोड़ वहां से कूच कर गया। गांव वालों ने तब बेहोश गोमती को संभाला। ओह, इसे होश आ रहा है। काश हरिया ने लगान दे दिया होता तो आज इस अभागिन को यह दिन न देखना पड़ता। आह! शीघ्र ही गोमती पूरी तरह होश में आ गई। लेकिन आह! मेरा लाल, मेरे स्वामी, सब जल गए। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं राजा से इंसाफ मांगूंगी। मैं इंसाफ का घंटा बजाऊंगी। हा हा हा, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे, यह तो पागल हो गई लगती है। अरे बुज़दिलो, तुम चुप बैठ सकते हो, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैं इस इंसाफ के पुजारी से चीख चीख कर पूछूंगी कि आखिर मेरे बेटे और पति ने क्या कसूर किया था जो उन्हें जिंदा जला दिया गया। तुम सब चूड़ियां पहनकर घर बैठो और अपने अपने घर जलने का इंतजार करो। और गोमती पागलों की भांति एक और दौड़ पड़ी। अरे गोमती, कहाँ जा रही है? जरा सुनो तो। राजा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति, मेरा बेटा। हा हा हा, मैं आ रही हूँ राजा, तुमसे इंसाफ मांगने आ रही हूँ। आज मैं देखूंगी कि तुम कितने बड़े इंसाफ के पुजारी हो। गोमती को कोई होश नहीं था। उसके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही विचार कौंध रहा था, राजा से न्याय चाहिए। आखिर भोर होने से पहले ही वह राजा के महल जा पहुंची और टन 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 घंटे के स्वर से सोए हुए जयवर्मा की नींद भंग हो गई। ओह, इस समय कौन इंसाफ का घंटा बजा रहा है? मेरे राज्य में किसे तकलीफ पहुंची है? जैसे ही वह उठने को हुआ, ठहरिए स्वामी, अभी तो भोर भी नहीं हुई। सैनिक भेजकर फरियादी को भोर होने तक रुकने को कहलवा दीजिए। नहीं महारानी, मैं उसे रोक नहीं सकता। यह घंटे का नहीं प्रिय, फरियादी की रोती हुई आत्मा का स्वर है। मुझे जाना ही होगा, वरना मेरे फरियादी की आत्मा दम तोड़ देगी और यह मेरी न्याय की हार होगी। नीचे पहुंचने पर एक नारी और फरियादी के रूप में तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है बहन? मुझे न्याय चाहिए महाराज। इतना कहते कहते ही गोमती बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गई। ओह, इसे शायद किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। जय ने तुरंत सैनिकों को बुलवाया। सैनिकों, इस महिला फरियादी को हिफाजत से उठाकर हमारे शाही मेहमान खाने में ले चलो। जो आज्ञा महाराज। जब शाही मेहमान खाने में गोमती को होश आया, तब तक रानी मीरा भी वहां पहुंच चुकी थी। कहो बहन, तुम्हारे ऊपर किस शैतान ने अत्याचार किया है? मैं उसे उसके जुल्म की पूरी पूरी सजा दूंगा। आप उसे सजा नहीं दे सकते महाराज। आप उस पापी को कभी सजा नहीं दे सकेंगे। पहेली मत बुझाओ बहन। जयवर्मा से तुम्हें पूरा पूरा न्याय मिलेगा, चाहे अन्यायी कोई भी क्यों न हो। हाँ बहन, तुम उस जालिम का नाम बताओ। तो अपने मन को मजबूत कर उस अन्यायी का नाम सुनिए महाराज। उसका नाम अजय वर्मा है। आपका सगा भाई है वह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे ईश्वर, मैं जानती थी कि आपको विश्वास नहीं होगा और मुझे आपके दरबार में न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन उसने तुम्हारे साथ जुल्म क्या किया है? तब गोमती ने अपने ऊपर अजय वर्मा द्वारा किए गए अन्याय की सारी कथा जय वर्मा को सुना दी। सब कुछ सुनकर जय गंभीर हो उठा। यदि तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ बहन कि तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। अपराधी को, बेशक वह मेरा भाई ही क्यों न हो, सजा अवश्य मिलेगी। अब तुम आराम करो बहन, मैं इसी समय सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने भेजता हूँ। और जय के हुक्म से सैनिकों ने उसी समय जाकर अजय को बंदी बना लिया। मैंने कहा था ना बिमला, एक दिन हम इसी दशा में होंगे। चिंता न करे स्वामी, जय आपका भाई है, वह आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। चुप कर दुष्टा, तेरी यह बकवास ही अब मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी। अजय को कारागृह में डाल दिया गया तथा 2 दिन में ही जय ने अपने गुप्तचरों द्वारा अजय वर्मा के सभी अपराधों की गुप्त रूप से जांच करवा ली। गोमती व गांव वालों द्वारा अजय पर लगाए गए आरोप सही पाए गए। मेरा भाई इतना जघन्य अपराधी निकलेगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी न था, लेकिन एक राजा के नाते न्याय करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं स्वामी? क्या आप अपने भाई को सजा दे सकेंगे? हाँ। अगले दिन अजय को दरबार में अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुजरिम अजय, तुम पर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए हैं।
तुम एक मुद्दत से भोले भाले गांव वालों को मेरे नाम से डरा धमकाकर लूटते रहे तथा गोमती देवी के पति हरिया और उसके बच्चे को तुमने जीवित ही आग में झोंककर उनकी हत्या कर दी। अतः इस जघन्य हत्याओं के व अन्य जुर्मों के लिए मैं तुम्हें सरेआम चौक पर फांसी लगाए जाने का हुक्म देता हूँ। नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे मौत की सजा नहीं दे सकते जय, नहीं दे सकते। तुम भूल रहे हो अपराधी, हम राजा की गद्दी पर बैठे हैं और इस गद्दी पर बैठने वाला किसी का भाई, बाप या दोस्त नहीं होता। वह केवल इंसाफ का पुजारी होता है और सिर्फ इंसाफ करता है। इसके साथ ही मैं यह आदेश भी देता हूँ कि आज से गोमती देवी के जीवन यापन का खर्चा उसे पूरी जिंदगी तक शाही खजाने से दिया जाए। महाराज अमर रहें, महाराज जय वर्मा जिंदाबाद। बिमला भी उस समय दरबार में ही बैठी थी। खैर, कोई अफसोस की बात नहीं कि उन्हें फांसी की सजा हो गई। लगने दो उनको फांसी। मेरे लिए तो वे इतना धन छोड़ गए कि मैं सारा जीवन सुख से गुजार सकती हूँ। विजय और उसकी पत्नी भी उस समय दरबार में उपस्थित थे। वाह जय, न्याय पर तुमने अपने सगे भाई को भी कुर्बान कर दिया। तुम सचमुच एक महान राजा हो। एक बड़े भाई के नाते तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि सदियों तुम्हें इस न्याय के लिए याद किया जाता रहेगा। अगले दिन प्रातः, अपराधी, फांसी पर चढ़ने से पहले यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बयान कर सकते हो। मैं अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ महाराज। लेकिन इससे पहले कि जय सैनिकों को अजय की अंतिम इच्छा पूरी करने का आदेश देता, अजय की पत्नी बिमला भीड़ को चीरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं हाजिर हूँ स्वामी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। मेरे पास आओ बिमला, मैं तुम्हें नज़दीक से अंतिम बार जी भरकर देखना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है स्वामी कि मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी न कर सकी, लेकिन मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ बिमला। कहने के साथ ही अजय ने बिजली की सी तेजी के साथ निकट खड़े सैनिक की कमर से खंजर खींच लिया और यदि मैं नहीं बचा तो तू कैसे बचेगी दुष्टा। एक पल के लिए तो सब भौचक्के रह गए, लेकिन फिर सैनिक और जल्लादों ने लपक कर अजय को दबोच लिया। तभी जय के साथ विजय और रानी भी दौड़कर वहां पहुंच गए। यह तुमने क्या किया अजय भैया, भाभी को ही मार दिया। आज तो बहुत देर हो गई जय मेरे भाई, यह काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इस दुष्ट स्त्री के बहकावे में आकर मैंने न केवल तुम्हारे और बड़े भैया भाभी के साथ जुल्म किए, बल्कि पाप की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अंत में फांसी के तख्ते तक पहुंच गया। काश इस डायन को मैं पहले ही मार डालता। खैर, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई जय, अब तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दो ताकि सब लोग मुझसे सबक ले सके। आह, कैसी विडंबना है, कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं। भरे हृदय से जय ने जल्लाद को अजय को फांसी पर चढ़ाने का इशारा किया और जल्लादों ने शीघ्र ही अजय को फांसी पर लटका दिया। जय वर्षों तक राजनगर और मेघातपुर पर राज करता रहा। उसके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैलती रही और मरने के बाद भी इस इंसाफ के पुजारी को सदियों तक याद किया जाता रहा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।